गांव करियापुर अपने आप में शांत था, लेकिन उसके पूर्वी छोर पर एक ऐसा कोना था जहां पहुंचते ही दिल की धड़कन बढ़ जाती थी। वो था बरगद वाला पुराना बंगलो। गांव के बच्चे उस तरफ का रास्ता लेते ही आंखें नीची कर लेते। दोपहर में भी वहां अंधेरा रहता और परिंदे भी पेड़ की डालियों पर नहीं बैठते। सुनील 10 साल का लड़का अपने दोस्त राजू से कहता है कि मत देख बंगले की तरफ, मेरी माँ कहती है। खिड़की में वो औरत खड़ी होती है। कौन औरत? सफेद साड़ी वाली, जिसके बाल आंखों पर आते हैं और आंखें लाल लाल चमकती हैं। गांव के बुजुर्ग चौपाल पर बैठे हुए भी इस बंगले का नाम नहीं लेते। सब बस वो जगह कहते हैं, और जब भी कोई बच्चा सवाल पूछता तो उसे डांट कर चुप करा देते। अमावस की रात पास आ रही थी। गांव के बीचों बीच पीपल के पेड़ के नीचे लालटेन जलाकर बुजुर्गों की बैठक लगी थी। हवा में ठंडक थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा था। बीरजू काका गंभीर स्वर में कहते हैं, इस अमावस पर फिर से वो बंगले वाली बाहर निकलेगी। रामलाल कहता है, तुम्हें कैसे पता? पिछली अमावस को मैंने अपने कानों से सुना था। पायल की आवाज और खिड़की में लाल आंखें। पास खड़ी कमला बोली, उस रात मेरी गाय आंगन में ऐसे दौड़ रही थी जैसे किसी ने उसे डरा दिया हो। सबके चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। बैठक में तय हुआ, इस अमावस की रात कोई भी बंगले के आसपास नहीं जाएगा और घर के दरवाजे शाम से पहले बंद कर लिए जाएंगे। दूसरे दिन सभी लोग वह पीपल के पेड़ के पास इकट्ठा हुए। वहां पर सुनील और राजू भी थे। वो ध्यान से सुन रहे थे। गांव के सबसे बूढ़े आदमी पंडित गिरिधर ने गहरी आवाज में चंपा बाई की कहानी सुनानी शुरू की। ये बंगला पहले हरिनारायण नाम के साहूकार का था। उसकी बीवी चंपा बाई बहुत सुंदर थी। गांव में उसकी सुंदरता के किस्से चलते थे, लेकिन हरिनारायण लालची और क्रूर था। एक रात जमीन हड़पने के लिए उसने बंगले में आग लगा दी। चंपा बाई अंदर फंस गई। गांव वाले मदद के लिए दौड़े, लेकिन अचानक आग इतनी तेज हो गई कि कोई पास नहीं जा सका। अगले दिन आग बुझी, पर चंपा बाई का शरीर कहीं नहीं मिला, बस जले हुए कपड़े और चूड़ियों के टुकड़े। पंडित जी ने आंखें बंद की। उसके बाद से ये बंगला शापित हो गया। रात में पायल की आवाज, खिड़कियों में सफेद साड़ी वाली परछाई और दरवाजों का अपने आप खुलना बंद होना, ये सब उसी की आत्मा का काम है। जब तक उसकी अस्थियां नहीं मिलेंगी और गंगा जल में विसर्जित नहीं होंगी, वो चैन से नहीं जाएगी। अमावस से 2 दिन पहले महेश और रघु खेत से लौट रहे थे। उनका रास्ता बंगले के पास से था। रघु ने बस एक बार बंगले की तरफ देखा और वहीं ठिठक गया। रघु ने देखा कि वहां बंगले के ऊपर एक सफेद साड़ी में औरत बैठी हुई है। उसके चेहरे पर आधे जलने के निशान थे और आंखें लाल चमक रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे कुछ कह रही हो, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। महेश ने भी देखा और दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही उन्होंने पलक झपकाई, परछाई गायब हो गई। महेश हौंफते हुए कहता है, तूने देखा? हाँ, लेकिन उसके पैर जमीन से ऊपर थे। दोनों वहां से बहुत जोर से भागने लगे। उस रात गांव अजीब तरह से शांत था। कुत्ते भौंकते और अचानक चुप हो जाते। दूर कहीं सियार हुआ कर रहे थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे गीली राख की। घर घर के दरवाजे जल्दी बंद हो गए।
लालटेनों की लौ तेज हवा में कांप रही थी। कुछ घरों में तो लोग अपने बच्चों को एक ही कमरे में बिठाकर भजन गाने लगे ताकि डर कम हो। रात के करीब 2 बजे रघु अचानक करवट बदलते बदलते नींद में डूब गया। लेकिन ये कोई साधारण नींद नहीं थी, वो एक अलग ही दुनिया में चला गया। उसने खुद को बंगले के मुख्य दरवाजे पर खड़ा पाया। रघु डरते हुए घर के अंदर गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक हल्की नीली रोशनी में सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा था। कमरे के बीचों बीच सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, बाल बिखरे हुए और आंखों में जैसे आंसू तैर रहे हों। धीरे धीरे उसने अपना हाथ उठाया। उसकी हथेली में एक पुरानी पीतल की चाबी थी। औरत कहती है, मुझे मुक्ति दिला दो। रघु ने हाथ बढ़ाया, लेकिन अचानक कमरे में आग की लपटें उठने लगी। चारों तरफ धुआं भर गया और वो औरत आग में घिर गई। फिर भी उसकी आंखें रघु पर टिकी रहीं। सुबह होते ही रघु गांव में पंडित जी के पास पहुंचा और उन्हें अपने सपने के बारे में बताया। रघु ने उन्हें अपना सपना सुनाया। पंडित जी ने आंखें बंद करके मंत्र बुदबुदाए, फिर गहरी सांस लेकर बोले, ये कोई साधारण सपना नहीं बेटा, ये आत्मा तुम्हें बुला रही है। पर याद रखना, अगर उसकी पीड़ा को पूरी तरह समझे बिना मदद करने की कोशिश की तो वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। रघु के मन में डर भी था और जिज्ञासा भी। महेश ने सुनते ही कहा, डर हो या ना हो, अब हमें सच जानना पड़ेगा। दोपहर का वक्त चुना गया, सोचकर कि दिन में डर कम होगा। रघु और महेश दोनों लालटेन एक डंडा लेकर बंगले के पास पहुंचे। वो दोनों बंगले के अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही दोनों इधर उधर देखने लगते हैं। वह दोनों लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं और उन्हें डर भी बहुत ज्यादा लग रहा है। महेश ने धीरे से कहा कि ये जगह सच में डरावनी है, लगता है हवा भी यहाँ कैद हो गई है। रघु को लगा जैसे कहीं दूर से किसी ने फुसफुसाकर कहा, चले जाओ, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ गया। वो दोनों फिर से वही हॉल में दाखिल हो जाते हैं। वो दोनों देखते हैं कि वहां उनके सामने वही औरत खड़ी हुई है। दोनों घबरा जाते हैं। औरत कहती है, मुझे इस जगह से आजाद करा दो। रघु कहता है, तुमको लोगों को डरा कर क्या मिलता है? औरत कहती है, मैं लोगों को इसलिए डराती हूँ क्योंकि मेरी गांव वालों ने मदद नहीं की थी। रघु कहता है, तुम्हारे लिए गांव वाले आए थे, लेकिन आग बहुत ज्यादा फैल चुकी थी, इसलिए तुम्हारी मदद कोई नहीं कर सका और तुम्हारे उस लालची पति को भी जेल भेज दिया गया था। औरत चैन की सांस लेती है और उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है और वो वहीं से आजाद हो जाती है। सुबह का समय था। गांव की चौपाल पर बुजुर्ग बैठे थे। बाबा रामलाल कहता है, तुम लोगों ने कल रात की आवाज सुनी, झील से जैसे किसी ने पुकारा हो, बचाओ बचाओ। बाबा, ये तुम्हारा वहम है, पानी की लहरों की आवाज को तुम पुकार समझ बैठे।
बाबा रामलाल कहता है। अरे नहीं रघु, 40 साल पहले भी यहाँ एक लड़की गायब हुई थी, उसी झील के पास से। तब से रात में वहाँ कोई नहीं जाता। गांव में सभी जगह पे डर का माहौल था। सिर्फ यही बातें हो रही थी कि तालाब के पास से बहुत ही अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। एक दिन एक अमन नाम का लड़का शहर से आता है। वो जब गांव में आ रहा था तब एक कुएं के पास खड़ी औरतें बातें कर रही थी कि गांव वाले बातें कर रहे थे कि जो जंगल है उसमें जो तालाब है वहां से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। यह सब सुनकर अमन हैरान हो जाता है और वो पास वाले जंगल की ओर जाने लगता है। अमन थोड़ी ही देर में झील के पास आ जाता है। अमन झील को देखते हुए कहता है कि ये तो बहुत शांत लग रही है, इसमें डर वाली क्या बात है? तभी वहां गांव की लड़की सीमा आती है। गांव की लड़की सीमा कहती है कि डर दिखता नहीं, महसूस होता है। यहाँ जो भी रात में गया लौटकर नहीं आया। अमन कहता है कि सीमा, कहानियां सच होती है या लोग बस मान लेते हैं कि सच है? मुझे भी नहीं पता, लेकिन गांव वाले अक्सर इसी की बातें करते रहते हैं, इसलिए मैंने कहा। अमन उसी दिन शाम को वहां बैठा होता है। अचानक पानी में लहरें उठने लगती हैं और बीच में एक लालटेन जैसी रोशनी दिखती है। अमन अपने आप से कहता है, ये क्या है? कोई नाव है या कुछ और? दूर से किसी लड़की की धीमी आवाज आती है, अमन मदद करो, अमन मदद करो। अमन चौंक जाता है और कहता है, अरे ये कौन मुझे बुला रहा है? अमन देखता है कि वो लालटेन अचानक गायब हो गई थी। अमन वहां से भागने लगता है। दूसरे दिन अमन सच्चाई जानने का निश्चय लेता है। अमन कुछ सोच रहा था कि वहां पर सीमा आ जाती है। अमन सीमा से कहता है कि सीमा, कल रात मैंने झील में रोशनी देखी और किसी ने मेरा नाम लिया। सीमा डरते हुए कहती है कि ये तुम्हारे साथ भी हुआ? यही तो डर है, वो तुम्हें अपनी ओर खींच लेती है। अमन कहता है, तो हमें वहां जाना होगा कल रात साथ में। थोड़ी ही देर में दोनों लालटेन लेकर झील के किनारे पहुंचते हैं। सीमा कहती है, अमन अगर कुछ हुआ तो? अमन कहता है, डर से भागने से सच नहीं बदलता सीमा। पानी में फिर से लालटेन जैसी रोशनी जलती है और तुरंत गायब हो जाती है। अमन निश्चय लेता है कि वो पानी में उतरेगा। अमन पानी में उतरता है। सीमा पानी में देखती है। अमन ऊपर आकर कहता है कि सीमा, यहाँ नीचे पत्थरों के बीच एक गुफा जैसी जगह है। वो दोनों गोता लगाकर अंदर जाते हैं। दोनों अंदर जाकर देखते हैं कि यहाँ पर एक कमरा है।
सीमा कहती है, ये तो किसी पुराने घर जैसा है, लेकिन पानी के नीचे। अमन कहता है, हो सकता है ये झील पहले जमीन पर रही हो और बाद में पानी से ढक गई। दोनों वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वो एक कमरे में आकर रुक जाते हैं। वो देखते हैं कि एक कोने में सफेद कपड़े पहने एक औरत बैठी है, चेहरा आधा छुपा हुआ है। महिला कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? अमन पूछता है, आप कौन है और इस जगह का राज क्या है? महिला कहती है, मैं 40 साल पहले की वो लड़की हूँ जिसे यहाँ कैद किया गया था। मेरे अपहरणकर्ता ने इस जगह को पानी में डुबा दिया। ये तुम्हारा असली सच नहीं है, असली सच बताओ। महिला कहती है, उस खजाने को बचाने के लिए मुझे मार दिया गया। मेरी आत्मा तब तक चैन से नहीं जाएगी जब तक खजाना सही हाथों में न हो। वो दोनों देखते हैं, सोने चांदी के गहने और बहुत सारे सिक्के पड़े हैं। वो जो खजाना था वो खजाना पुलिस को सौंपा जाता है। और बाद में वो महिला की आत्मा झील में रोशनी बनकर गायब हो जाती है। सीमा कहती है, अब इस झील में डर नहीं होगा, बस शांति रहेगी। अमन कहता है, हर रहस्य का जवाब होता है, बस हिम्मत चाहिए उसे खोजने की।